हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल के इस पार्ट में, ये आपका पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल जो होता है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपका ये कैसे वर्क करता है। तो इसका दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे आपका एजीसी वर्क करता है। एक आपका फ्रीक्वेंसी वाइज कॉफिशिएंट होता है और सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एरिया कंट्रोल एरर ACE होता है। इसी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आपका एजीसी वर्क करता है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि आपका जो ग्रिड होता है सारा ग्रिड आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, एक लार्ज ग्रिड का फॉर्मेशन करता है। तो ग्रिड का प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए उस लार्ज ग्रिड को मल्टीपल कंट्रोल एरिया में डिवाइड किया गया है। ये कंट्रोल एरिया आपका स्टेट हो सकता है, रीजन्स हो सकता है। मान लीजिए एक रीजन को आप एक कंट्रोल एरिया मानते हैं तो हर कंट्रोल एरिया का अपना फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट होता है और उस कंट्रोल एरिया का हम लोग एरिया कंट्रोल एरर निकालते हैं, जो कि हम लोग बाद में आपको बताऊंगा कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरिया कंट्रोल एरर, जितना भी कंट्रोल एरिया है सबका NLDC जो होता है वो एरिया कंट्रोल एरर निकालता है और बेस्ड ऑन द एरिया कंट्रोल एरर उस कंट्रोल एरिया को SRS अप या SRS डाउन का कमांड NLDC भेजता है। ठीक है, तो ये जो हमको इस कंट्रोल एरिया में कब लोड को इंक्रीज करना है या कब लोड को डिक्रीज करना है, जो आपका कमांड NLDC के थ्रू आएगा, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? वो एरिया कंट्रोल एरर पे डिपेंड करता है। अगर एरिया कंट्रोल एरर आपका नेगेटिव आ जाता है तो आपको NLDC उस कंट्रोल एरिया में जितना भी SRS प्रोवाइडर पावर जनरेटर है सबको कमांड भेजेगा टू इंक्रीज देयर आउटपुट। या मान लीजिए अगर आपका एरिया कंट्रोल एरर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो NLDC जितना भी SRS प्रोवाइडर पावर जनरेटर है सबको कमांड भेजेगा टू रिड्यूस देयर पावर आउटपुट। पावर आउटपुट को आप रिड्यूस कीजिए। तो ये SRS अप या SRS डाउन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो इसी दो फैक्टर पे, आपका फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट पे और एरिया कंट्रोल एरर पे। तो डिटेल से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि दोनों का क्या मतलब होता है और एरिया कंट्रोल एरर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। पार्ट 1 में फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन पर्पस क्या है, और इस मॉडर्न पावर सिस्टम में जहां पे आपका रिन्यूएबल एनर्जी का पेनिट्रेशन आपका ग्रिड में बढ़ता जा रहा है, आपका विंड पावर एनर्जी बढ़ता जा रहा है, सोलर पावर एनर्जी बढ़ता जा रहा है और आपका डायनेमिक नेचर ऑफ द पावर जनरेटर है और डायनेमिक नेचर ऑफ द कंजम्पशन, दोनों आपका जनरेशन साइड भी डायनेमिक है, कंजम्पशन साइड भी आपका डायनेमिक नेचर। आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी कितना सिस्टम में लोड आने वाला है, क्योंकि आपका क्या होता है कि आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या वेदर चेंज हो जाता है या रेसिडुअल कंजम्पशन में भी आपका वेरिएशंस आता है। तो इस कारण से आपका उस पार्टिकुलर कंट्रोल एरिया का जो डिमांड होता है लोड का वो आपका वेरी करता रहता है। साथ ही साथ उस कंट्रोल एरिया में जितना भी पावर जनरेशन है, मान लीजिए कि सोलर है या विंड है, अगर आपका वेदर चेंज हो जाता है तो जो पावर जनरेशन जो हो रहा है ग्रिड में, जो हम लोग पावर सेंड करते हैं वो भी आपका चेंज हो जा रहा है। तो दोनों साइड से, आपका सप्लाई साइड से भी आपका डायनेमिक नेचर का है और कंजम्पशन साइड से भी आपका डायनेमिक नेचर है। तो इस डायनेमिक नेचर में आपका एजीसी किस प्रकार से आपको फ्रीक्वेंसी, ग्रिड के फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखता है, वो आप पार्ट 1 में फ्रेंड्स इसको देखे होंगे कि क्यों इतना एजीसी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में आप वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एजीसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एरिया कंट्रोल एरर क्या होता है एंड फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट क्या होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी आपको मन में डाउट हो या डाउट हो, क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इस कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं, मेंबरशिप लेने से आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपका एजीसी जो होता है, जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर पे काम करता है, वो एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट एंड एक सेकंड जो होता है आपका एरिया कंट्रोल एरर होता है। तो 1 बाय 1 हम दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट क्या होता है। जितना भी कंट्रोल एरिया है, सब कंट्रोल एरिया का अपना फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट होता है। ये फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट क्या कहता है? देखिए, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन जनरेशन इन मेगावाट that a particular control area is expected to contribute for a 0.1 Hz deviation in the system nominal frequency। देखिए, फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट जो होता है एक पार्टिकुलर एरिया का अपना होता है
जितना भी कंट्रोल एरिया है सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है कि मान लीजिए कि सिस्टम में आपका फ्रीक्वेंसी में अगर 0.1 हर्ट्ज का भी अगर डेविएशन आता है तो वो पार्टिकुलर एरिया कितना कंट्रीब्यूट करेगा जनरेशन में, ताकि आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज पहुंच जाए। ठीक है, मीन्स इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ चेंज इन द जनरेशन, ये कितना जनरेशन में चेंज करेगा दैट ए पार्टिकुलर कंट्रोल एरिया इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट फॉर ए 0.1 हर्ट्ज डेविएशन इन द सिस्टम नॉमिनल फ्रीक्वेंसी। सिस्टम का जैसे 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज में मान लीजिए कि अभी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी आपका ड्रॉप कर गया, 49.97 हो गया या 48.98 हो गया, जो आपका डेविएशन आ गया, तो आपका ईजीसी क्या करेगा कि जितना भी कंट्रोल एरिया है सबको डिमांड देगा कि आप लोड इंक्रीज कीजिए। तो वो पार्टिकुलर एरिया कितना लोड को इंक्रीज करेगा, कितना वो पार्टिसिपेट करेगा टू मेंटेन द ग्रिड फ्रीक्वेंसी एट 50 हर्ट्ज। तो फ्रेंड, इन एन इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, आपका जितना भी पावर सिस्टम है, जितना भी ग्रिड है, आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो इन एन इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स व्हेन देयर इज ए चेंज इन लोड or generation in one area, it affect the frequency of the entire interconnected power systems। अगर किसी एक पार्टिकुलर एरिया में अगर लोड का या जनरेशन में चेंज आता है तो वो सिर्फ उस पार्टिकुलर एरिया के फ्रीक्वेंसी को ही चेंज नहीं करेगा, बल्कि इंटायर इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। तो एजीसी का एम क्या है, टू ब्रिंग बैक द सिस्टम फ्रीक्वेंसी टू इट्स nominal value 50 hertz and maintain the schedule interchange between the particular areas। तो आपका EGC का मेन काम क्या होता है कि उस जो सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है उसको बैक टू द नॉमिनल फ्रीक्वेंसी में लाना और जो कंट्रोल एरिया के बीच जो शेड्यूल पावर इंटरचेंज है उसी को मेंटेन करना होता है। तो फ्रेंड, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि इमेजिन कीजिए कि ईच पावर कंट्रोल एरिया एज ए टीम प्लेइंग ए मैच। मान लिया कि बहुत सारा आपका कंट्रोल एरिया है, ईच कंट्रोल एरिया मान लेते हैं ए है, आपका कंट्रोल एरिया बी है, कंट्रोल एरिया मान लेते हैं सी है, बहुत सारे टाइप्स आपका पावर कंट्रोल एरिया होता है। पावर कंट्रोल एरिया मतलब क्या होता है कि ए रीजन जिसके पास अपना जनरेशन हो, अपना लोड डिमांड हो, उसको हम लोग एक रीजन में बना देते हैं। तो मान लीजिए जितना भी आपका कंट्रोल एरिया है सबको एज ए टीम प्लेइंग ए मैच, एक मैच को प्ले करना है। When there is a deviation in the system frequency, मान लीजिए कि सिस्टम के फ्रीक्वेंसी में अगर कुछ भी डेविएशन आता है तो जितना भी आपका कंट्रोल एरिया है, जो एक टीम है, हर टीम को एक सिग्नल जाएगा कि समथिंग इज आउट ऑफ बैलेंस, कि आपका कुछ जो है आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, समथिंग इज आउट ऑफ बैलेंस। आपका सिस्टम के फ्रीक्वेंसी में अगर कुछ भी डेविएशन आता है तो जितना भी आपका कंट्रोल एरिया है जो कि वर्किंग एज ए टीम, वो क्या कर रहा है, सबको एक सिग्नल जाएगा कि देखिए आपका समथिंग इज आउट ऑफ बैलेंस। तो हर कंट्रोल एरिया का अपना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट होता है। फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट डिटरमाइन करता है कि हाउ मच ईच टीम विल कंट्रीब्यूट टू फिक्सिंग दैट फ्रीक्वेंसी डेविएशन। देखिए, मान लीजिए कि आपका बहुत सारा कंट्रोल एरिया है, ठीक है, और आपका सारा कंट्रोल एरिया का अपना अपना फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट है। मान लें कि सिस्टम में आपका डेविएशंस आ गया, फ्रीक्वेंसी में डेविएशंस आ गया, ठीक है, तो हर कंट्रोल एरिया उस सिस्टम के फ्रीक्वेंसी को ब्रिंग बैक टू इट्स नॉमिनल फ्रीक्वेंसी लाने के लिए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि हर कंट्रोल एरिया तो इक्वली अमाउंट कंट्रीब्यूट तो करेगा नहीं लोड का फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट डिटरमाइन करता है कि हाउ मच ईच टीम विल कंट्रीब्यूट टू फिक्सिंग दैट फ्रीक्वेंसी डेविएशन, कितना हम पार्टिसिपेट करेंगे। ये बोलेगा कि हम 20 पार्टिसिपेट करेंगे, ये बोलेगा हम 30 पार्टिसिपेट करेंगे, ये बोलेगा हम 100 मेगावाट पार्टिसिपेट करेंगे, ये बोलेगा कि हम 200 पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट होता है। तो फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट सिर्फ डिटरमाइन करता है कि ईच टीम कितना, अगर फ्रीक्वेंसी में 0.1 हर्ट्ज का भी अगर चेंज आता है तो हम कितना मेगावाट का जनरेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय बी से हम लोग उसको डिनोट करते हैं।
तो इसका जो बेसिक आइडिया फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट के देने के पीछे ये है कि इट इज़ ए प्री डिटरमाइंड वैल्यू। देखिए ये हर कंट्रोल एरिया का एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू होता है और जनरली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेगावाट पर 0.1 हर्ट्ज। मीन 0.1 हर्ट्ज चेंज होने में वो कंट्रोल एरिया कितना मेगावाट का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो इसका हम लोग डिनोटेड बाय बी से करते हैं और इसका जो यूजुअली जो होता है वो मेगावाट पर 0.1 हर्ट्ज होता है। दैट रिप्रेजेंट हाउ मच ए पार्टिकुलर कंट्रोल एरियाज जनरेशन शुड चेंज फॉर एवरी 0.1 हर्ट्ज डेविएशन इन द ओवरऑल सिस्टम फ्रीक्वेंसी। अगर आपका ओवरऑल सिस्टम फ्रीक्वेंसी में 0.1 हर्ट्ज का डेविएशन अगर आता है तो वो पार्टिकुलर एरिया का जो जनरेशन यूनिट है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा सिस्टम फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए। यही आपका फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट होता है। तो फ्रेंड फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट देने के पीछे जो पर्पस क्या है कि इन एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिस्टम क्या है वह इंटरकनेक्टेड है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप, अगर सिस्टम का फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कर जाता है, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कब करेगा? जब आपका डिमांड जो होता है वो मोर देन द सप्लाई हो जाता है। जब आपका सप्लाई कम हो और डिमांड का ज़्यादा हो जाएगा तो सिस्टम का फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कर जाता है। तो ऑल एरियाज शुड आइडियली इंक्रीज देयर जनरेशन टू हेल्प ब्रिंग द फ्रीक्वेंसी बैकअप। तो जितना भी आपका कंट्रोल एरियाज होता है उस कंट्रोल एरिया में जितना भी आपका पावर प्लांट जो एसआरएस प्रोवाइडर बन चुका है सब में एक कमांड जाएगा कि भाई अपना जनरेशन को आप इंक्रीज कीजिए ताकि सिस्टम के फ्रीक्वेंसी को ब्रिंग बैक टू इट्स नॉमिनल वैल्यू पे लाया जाए। तो फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट इंश्योर करता है कि ईच एरिया कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनली टू दिस एफर्ट। तो फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट आपको ये इंश्योर करता है कि इस पार्टिकुलर एरिया आपको इतना मेगावाट बढ़ाएगा, ये पार्टिकुलर एरिया इतना मेगावाट बढ़ाएगा। आपको एक इंश्योर हो जाते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी में 0.1 हर्ट्ज का भी अगर चेंज आता है, 0.1 हर्ट्ज का भी, तो ये पार्टिकुलर एरिया इतना मेगावाट बढ़ाएगा, ये पार्टिकुलर इतना मेगावाट बढ़ाएगा। तो आपको एक पहले से ही एक आइडिया आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड हम लोग एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट क्या होता है। देखिए, कंसीडर ए 2 एरिया इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। हम लोग 2 एरिया का एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर ए 2 एरिया इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, एरिया 1 एंड एरिया 2 का। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट को हम लोग डिनोट करते हैं BF से। तो BF फॉर एरिया 1 कितना है? -10 मेगावाट बाय 0.1 हर्ट्ज। मेगावाट मीन्स एरिया 1 जो होता है अगर फ्रीक्वेंसी में 0.1 हर्ट्ज का चेंज होगा तो ये 10 मेगावाट का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो -100 मेगावाट पर हर्ट्ज हो जाएगा। 0.1 ऊपर चला जाएगा तो 100 मेगावाट, मतलब 1 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी में 1 हर्ट्ज का चेंज होता है तो ये 100 मेगावाट का कंट्रीब्यूशन करेगा। BF फॉर एरिया 2 का है -15 मेगावाट पर 0.1 हर्ट्ज। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी में 0.1 हर्ट्ज का चेंज होता है तो ये 15 मेगावाट का रिस्पॉन्ड करेगा। तो -150 मेगावाट पर हर्ट्ज। यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव देने के पीछे रीजन है कि ये इंश्योर करता है कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करेगा तो जनरेशन को इंक्रीज होना चाहिए, या अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपका इंक्रीज करता है तो जनरेशन को डिक्रीज करेगा। ये आपको पता चलेगा जब हम एरिया कंट्रोल एरर का जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब आपको इसमें ये पता चलेगा कि वहाँ पे नेगेटिव क्यों दिया गया है। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम, हम लोग एज्यूम करते हैं कि अभी एक्चुअल जो सिस्टम का फ्रीक्वेंसी है वो 49.95 हर्ट्ज है। ठीक है, तो डेविएशन इन फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी माइनस नॉमिनल फ्रीक्वेंसी जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो 49.95 हर्ट्ज माइनस 50 हर्ट्ज कितना आ गया? -0.05 हर्ट्ज आ गया। तो अभी आपका फ्रीक्वेंसी में डेविएशन कितना आ गया? -0.05 हर्ट्ज हो गया। अब हम लोग एरिया 1 का कैलकुलेट करेंगे, फिर एरिया 2 का कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट ऑफ एरिया 1। अगर एरिया 1 का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एरिया 1 का, तो क्या होगा कि आपका BF इंटू चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपका कितना है? -100 मेगावाट पर हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट। एंड फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आपका आया है? -0.05 हर्ट्ज। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका क्या आ जाएगा? 5 मेगावाट। 5 मेगावाट का ये आ गया। तो एरिया कंट्रोल एरर जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपका 2 फैक्टर होता है। एक आपका फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट होता है, एक आपका टाई लाइन फ्लो डेविएशंस होता है।
तो उसमें आपका एक कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट। तो एरिया 1 का जो फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट आता है वो 5 मेगावाट आता है। तो आपका कंट्रोल एरिया जो 1 का जो एजीसी है उसको एक सिग्नल रिसीव करेगा टू इफेक्टिवली इंक्रीज द जनरेशन बाय 5 मेगावाट टू रिस्टोर द फ्रीक्वेंसी बैक टू द नॉमिनल वैल्यू। मीन्स आपका इस फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हुआ है तो आपको जो फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट होगा एरिया 1 का वो 5 मेगावाट को सिग्नल एजीसी सिग्नल कंट्रोल एरिया 1 को भेजेगा। फ्रेंड इसी प्रकार हम लोग एरिया 2 का निकालते हैं। तो एरिया 2 का अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका भी बी एफ इंटू चेंज इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है आपका -150 मेगावाट पर हर्ट्ज मल्टीप्लाई डेविएशन कितना आ रहा है -0.05 हर्ट्ज। तो ये आपको आ जाएगा 7.5 मेगावाट। ये आपका एरिया कंट्रोल एरर का एक कंपोनेंट जो है फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट उसको एक कमांड भेजेगा 7.5 मेगावाट का। तो आपका जो एजीसी जो है एरिया 2 का कंट्रोल एरिया 2 का जो एजीसी है विल रिसीव ए सिग्नल दैट रिक्वेस्टिंग टू इफेक्टिवली इंक्रीज द जनरेशन बाय 7.5 मेगावाट टू हेल्प टू रिस्टोर द फ्रीक्वेंसी टू द नॉमिनल वैल्यू। तो वो आपका एरिया 2 का जो एजीसी है उसको एक सिग्नल आएगा कि आपको इफेक्टिवली इंक्रीज द जनरेशन बाय 7.5 मेगावाट टू रिस्टोर द नॉमिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपका जैसे 0.05 हर्ट्ज का चेंज आया तो एरिया 1 को कमांड भेजा 5 मेगावाट बढ़ाने का, लेकिन एरिया 2 को कमांड भेजा 7.5 मेगावाट का। तो फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट आपको ये इंश्योर करता है कि कौन सा एरिया कितना मेगावाट का रिस्पॉन्ड करेगा पर 0.1 हर्ट्ज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड अगर हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट अगर देखें तो फर्स्ट आपका आता है फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए द वैल्यू ऑफ बीएफ, जो फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होता है बीएफ, ये डिटरमाइन करता है कि हाउ एग्रेसिवली एन एरिया रिस्पॉन्ड्स टू फ्रीक्वेंसी डेविएशन। कि अगर फ्रीक्वेंसी में कुछ भी डेविएशन आता है तो कौन सा एरिया कितना एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करेगा। अगर लार्जर वैल्यू ऑफ बीएफ मीन्स एन एरिया टेक्स ए ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन बर्डन। अगर किसी एरिया का बीएफ जितना ज़्यादा होगा तो वह फ्रीक्वेंसी डेविएशन के लिए सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेगा टू रिस्टोर द फ्रीक्वेंसी टू द नॉमिनल वैल्यूज। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो आपका डिसेंट्रलाइज कंट्रोल। देखिए इन ए मल्टी एरिया इंटरकनेक्टेड सिस्टम, आपका क्या है कि बहुत सारा मल्टीपल एरिया है और सभी आपस में क्या है इंटरकनेक्टेड है। तो इन ए मल्टीपल एरिया इंटरकनेक्टेड सिस्टम द फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट अलाउ फॉर डिसेंट्रलाइज कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट जो होता है वो अलाउ करता है डिसेंट्रलाइज कंट्रोल करने के लिए। देखिए कैसे, देखिए जितना भी एरिया है सबका अपना अपना एजीसी होता है और हर एरिया का एजीसी जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। ठीक है, तो ईच एरियाज एजीसी कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन इट्स लोकल एसीई मीन्स एरिया कंट्रोल एरर। हर एरिया का जो अपना एजीसी होता है, ईच एरिया का जो एजीसी जो होता है वो उस एरिया का जो एरिया कंट्रोल एरर होता है उसके बेसिस पे ये वर्क करता है। हर एरिया का एक एरिया कंट्रोल एरर होता है, जो हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे एरिया कंट्रोल एरर क्या होता है। तो हर एरिया का एरिया कंट्रोल एरर होता है, इसके बेसिस पे एजीसी आपका एक्ट करता है और ये हर एरिया का एजीसी इंडिपेंडेंटली एक्ट होता है। बट आप देखते होंगे कि द सिस्टम का जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मेंटेन कैसे रहता है। जब हर एरिया का एजीसी इंडिपेंडेंटली वर्क करता है तब भी आप देखते हैं कि सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी हो जाता है वो ओवरऑल मेंटेन होता है। क्यों? ड्यू टू द coordinated action of all the control areas by their respective frequency bias setting। हर एरिया का जो फ्रीक्वेंसी बायस सेटिंग है, फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट होता है, उसके थ्रू आपका हर कंट्रोल एरिया आपस में कनेक्टेड होता है और वो आपका ओवरऑल सिस्टम के फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है। क्योंकि आप देखते हैं, देखिएगा कि एरिया कंट्रोल एरर के कैलकुलेशन में दो पार्ट होता है। एक होता है अपना जो एक्चुअल जो कितना शेड्यूल था और कितना एक्चुअल फ्लो हो रहा है उसका डिफरेंस, मतलब जिसको हम लोग टाई लाइन फ्लो डेविएशन कहते हैं, जो कि उस कंट्रोल एरिया का पार्टिकुलर अपना होता है। और एक होता है फ्रीक्वेंसी बायस
कंपोनेंट। फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट में देखे होंगे एक BF होता है और एक चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन तो फॉल जितना भी एरिया है सबका तो एक ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी जो डेविएशन जो होता है वो जितना भी कंट्रोल एरिया है सबका तो एक ही रहेगा। तो हर कंट्रोल आप हर एरिया का जो कंट्रोल एरिया निकालेंगे उसमें तो टाई लाइन डेविएशन है जो कि हर कंट्रोल एरिया का अपना अपना होता है। बट उसमें जो एक और कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट, वो हर कंट्रोल एरिया आपस में उसी के थ्रू कनेक्टेड होता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट में एक टर्म है आपका डेविएशन इन फ्रीक्वेंसी, जो कि हर कंट्रोल एरिया के लिए सेम ही रहेगा। तो AGC जो होता है इसी प्रकार से हर एरिया का जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर आप वर्चुअली देखिएगा तो वो डिपेंडेंट होता है थ्रू द फ्रीक्वेंसी बायस सेटिंग। फ्रेंड, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है AGC का वो एरिया कंट्रोल एरर होता है। हर जितना भी कंट्रोल एरिया है सबका अपना एरिया कंट्रोल एरर होता है और उसी एरिया कंट्रोल एरर के बेसिस पे उस कंट्रोल एरिया का AGC वर्क करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि एरिया कंट्रोल एरर क्या होता है। देखिए, एरिया कंट्रोल एरर इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस डिफरेंस बिटवीन ए बैलेंसिंग ऑथोरिटीज नेट एक्चुअल and the schedule interchange with all adjacent interconnected balancing authorities area। जैसे एक पार्टिकुलर एरिया में कितना उसका शेड्यूल इंटरचेंज था विद द नेबरिंग कंट्रोल एरिया से और एक्चुअल में कितना वो पावर ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग एरिया कंट्रोल एरर कहते हैं, जिसको हम लोग टाई लाइन पावर डेविएशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए बैलेंसिंग ऑथोरिटीज़ क्या होता है। बैलेंसिंग ऑथोरिटीज़, देखिए बैलेंसिंग ऑथोरिटीज़ एक एंटिटी होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड द डिमांड विद इन द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरियाज। किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का कितना जनरेशन हो रहा है और कितना उसका कंजम्पशंस है, इसके बीच आपका बैलेंसिंग को इंश्योर करता है। और साथ ही साथ ग्रिड का फ्रीक्वेंसी को भी स्टेबल रखने का कोशिश करता है। इवन अगर आपका सप्लाई और डिमांड में अगर कुछ फ्लक्चुएशन भी आएगा तो बैलेंसिंग अथॉरिटीज़ का मेन इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है कि ग्रिड के फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखें, उसको बैलेंस करके रखें। तो आपका AC जो होता है एरिया कंट्रोल एरर, मान लीजिए कि आपका एक कंट्रोल एरिया A है, दूसरा कंट्रोल एरिया मान लेते हैं B है। आपका एक शेड्यूल इंटरचेंज हुआ कि एरिया A will export 30 मेगावाट टू कंट्रोल एरिया B। मीन्स एरिया A जो है वो 30 मेगावाट का ट्रांसफ़र करेगा कंट्रोल एरिया B को। ये शेड्यूल इंटरचेंज है, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल इंटरचेंज है। और एक होता है नेट एक्चुअल इंटरचेंज। नेट एक्चुअल क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका शेड्यूल तो है 30, लेकिन एरिया A जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है एक्चुअल में 40 मेगावाट का, मान लीजिए। तो इसके जो आपका नेट शेड्यूल था और नेट इंटरचेंज हो रहा है, एक्चुअल में कितना इंटरचेंज कर रहा है, इसी दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग एरिया कंट्रोल एरर कहते हैं। तो इसको एक्चुअली एरिया कंट्रोल एरर में दो फैक्टर होता है, एक टाई लाइन पावर डेविएशन होता है, एक आपका फ्रीक्वेंसी बायस डेविएशन होता है। तो ये जो आपका कंपोनेंट है इसको हम लोग कहते हैं टाई लाइन पावर डेविएशंस। और इससे पहले आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट, जो फ्रीक्वेंसी के डेविएशन के कारण आपका जो फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट जो कैलकुलेट करते हैं वो आपका एरिया कंट्रोल एरर में उसको सम कर दीजिएगा तो आपका टोटल एरिया कंट्रोल एरर निकल जाता है। तो ये जो आपका जो नेट शेड्यूल और नेट एक्चुअल के बीच जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम लोग एरिया कंट्रोल एरर कहते हैं। ये लिखा है एरिया कंट्रोल एरर इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस डिफरेंस बिटवीन ए बैलेंसिंग ऑथोरिटीज नेट एक्चुअल एंड द शेड्यूल इंटरचेंज विथ ऑल एडजेसेंट इंटरकनेक्टेड बैलेंसिंग ऑथोरिटीज एरियाज। एंड AC को हम लोग मेजर करते हैं मेगावाट में। मेगावाट आपका जो AC का जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट कीजिएगा तो मेगावाट में आता है। फ्रेंड, इमेजिंग कीजिए कि आपका लार्ज इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम को हम लोग डिवाइड करते हैं मल्टीपल कंट्रोल एरियाज़ में। जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड कि आप ये जो कंट्रोल एरिया है ये आपका स्टेट हो सकता है, या आपका रीजन्स हो सकता है, या यूटिलिटीज सर्विस टेरिटरी हो सकता है। और जितना भी कंट्रोल एरिया है सबके पास अपना जनरेटर है, पावर जनरेटर्स और डिमांड होता है। एंड
and each control area is connected to the other control areas via a tie line through which power can flow। जितना भी कंट्रोल एरिया होता है सब आपस में इंटर कनेक्टेड होता है, किससे? आपका टाई लाइन से, जिसके थ्रू होके आपका पावर जो है वह फ्रॉम वन कंट्रोल एरिया से अदर कंट्रोल एरिया आप इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, किसी भी एरिया का अगर हम एरिया कंट्रोल एरर को अगर कैलकुलेट करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है ACE इक्वल्स टू NIA माइनस NIS माइनस 10B और FA माइनस FS, जहाँ पे NIA मतलब क्या होता है? एक्चुअल नेट इंटरचेंज बिटवीन द टू कंट्रोल एरियाज, इसको भी हम लोग मेगावाट में मेजर करते हैं। ACE एरिया कंट्रोल एरर को भी हम लोग मेगावाट में ही मेजर करते हैं। NIS क्या होता है? शेड्यूल्ड नेट इंटरचेंज, मीन्स दो कंट्रोल एरिया के बीच कितना आपका शेड्यूल्ड इंटरचेंज था का प्रोग्राम था, वो होता है NIS, मतलब शेड्यूल्ड नेट इंटरचेंज। और NIA मतलब क्या है? एक्चुअल में कितना नेट इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। B जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट था, मेगावाट पर 0.1 हर्ट्ज, तो हम लोग का 0.1 को ऊपर लेके गए तो 10 हो जाएगा, इसलिए 10B लिख दिए। FA मतलब होता है एक्चुअल सिस्टम फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में मेजर करते हैं इसको कि अभी सिस्टम का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है। और FS क्या है? शेड्यूल्ड सिस्टम फ्रीक्वेंसी, मतलब शेड्यूल्ड सिस्टम फ्रीक्वेंसी कितना आपको मेंटेन रखना है। जैसे 50 हर्ट्ज हम लोग मेंटेन करते हैं इंडिया में, तो आपका 50 हर्ट्ज, FS कितना हो गया? 50 हर्ट्ज। FA कितना हो गया? एक्चुअल में सिस्टम फ्रीक्वेंसी अभी कितना है। NIA मतलब एक्चुअल नेट इंटरचेंज क्या होता है? देखिए, द एक्चुअल पावर फ्लो in or out of the control areas through its tie line with the neighboring control areas, मतलब वन कंट्रोल एरिया से दूसरे कंट्रोल एरिया के बीच एक्चुअल में कितना पावर फ्लो इन हो रहा है या आउट हो रहा है थ्रू द टाई लाइन, वो होता है आपका नेट एक्चुअल नेट इंटरचेंज। मान लीजिए कंट्रोल एरिया A है, कंट्रोल एरिया B है, कंट्रोल एरिया B को पावर एक्सपोर्ट कर रहा है 40 मेगावाट का, तो ये आपका क्या हो गया? आपका नेट एक्चुअल इंटरचेंज हो रहा है फ्रॉम द कंट्रोल एरिया A टू द कंट्रोल एरिया B हो रहा है। एक होता है आपका NIS शेड्यूल नेट इंटरचेंज। क्या होता है? शेड्यूल नेट इंटरचेंज होता है इट इज प्री एग्रीड अमाउंट ऑफ द पावर दैट इज सपोज टू फ्लो इन और आउट ऑफ द कंट्रोल एरियाज थ्रू इस टाई लाइन, मतलब ये आपका शेड्यूल प्री एग्रीड अमाउंट ऑफ द पावर होता है कि ये हम लोग पहले से फॉरकास्ट कर लेते हैं कि एक शेड्यूल हो जाता है कि एरिया A, कंट्रोल एरिया A से कंट्रोल एरिया B को मान लीजिए कि 40 मेगावाट का एक शेड्यूल पावर हम लोग इंटरचेंज जो होगा वो प्री एग्रीड अमाउंट हम लोग कर लेते हैं कि ये 40 मेगावाट का पावर फ्रॉम कंट्रोल एरिया A से कंट्रोल एरिया B जाएगा, ठीक है। ये होता है शेड्यूल अमाउंट ऑफ द पावर। और एक होता है एक्चुअल में, मान लीजिए कि 40 तो शेड्यूल है, हो सकता है आपका एक्चुअल में 30 भेज रहा हो या एक्चुअल में आपका 40 ही भेज रहा हो, या हो सकता है एक्चुअल में B को भेजना था या B से उल्टा आपका इंपोर्ट ही करने लगा एरिया है, तो वो होता है नेट एक्चुअल इंटरचेंज, ठीक है। नेट एक्चुअल चेंज मतलब रियल टाइम में कितना पावर का इंटरचेंज हो रहा है बिटवीन टू कंट्रोल एरियाज, उसको हम लोग कहते हैं नेट एक्चुअल इंटरचेंज। और कितना आपका पहले से प्री एग्रीड अमाउंट ऑफ द पावर विच इज सपोज टू बी फ्लो और सपोज टू बी इंटरचेंज बिटवीन द टू कंट्रोल एरियाज, वो आपका शेड्यूल था, ठीक है। B तो फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट समझ ही गए थे कि अगर फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज होता है, अगर डेविएशंस आता है, तो ईच कंट्रोल एरिया कितना लोड को चेंज करेगा, उस लोड को कितना रिस्पॉन्ड करेगा, वो होता है फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट होता है। FA माइनस FS का होता है डेविएशन इन द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सिस्टम फ्रीक्वेंसी माइनस शेड्यूल सिस्टम फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी एरिया का एरिया कंट्रोल एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब आपका AC का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, मान लीजिए आपको पॉजिटिव निकल गया और आपका नेगेटिव भी आ सकता है या जीरो भी आ सकता है। तो द प्राइम जो गोल ऑफ द AGC इज टू मेंटेन द ACE टू जीरो ऑफ एनी पर्टिकुलर एरियाज। देखिए AGC का जो मेन प्राइम फंक्शन है कि किसी भी एरिया का ACE जो एरिया कंट्रोल एरर है उसको जीरो लाना। मतलब जीरो आ गया मतलब सब चीज़ बैलेंस्ड है, आपका टाई लाइन पावर फ्लो में भी कोई डेविएशन नहीं है, आपका जितना शेड्यूल था। देखिए अगर AC जीरो है मतलब आपका NIA माइनस NIA भी जीरो और इधर FA माइनस FS भी जीरो, तभी आपका AC जीरो होगा। अगर AC जीरो है इसका मतलब जितना आपका शेड्यूल था उतना ही नेट इंटरचेंज कर रहा है और जितना सिस्टम का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप मेंटेन करना चाहते हैं उतना ही आपका सिस्टम का फ्रीक्वेंसी है, तो आपका AC जीरो हो जाएगा। और AGC का मेन यही प्राइम गोल है कि किसी भी एरिया का AC जो है वो जीरो होना चाहिए, मतलब जितना इंटरचेंज जितना शेड्यूल था उतना ही
एक्चुअल में फ्लो हो रहा है पावर का, और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी में कोई भी डेविएशन नहीं हो। ठीक है, जैसे आप इसको कैलकुलेट किया, आपको पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा, या आपका एसी का कैलकुलेट किया वैल्यू आपको नेगेटिव आ गया तो क्या इंडिकेट करता है। देखिए, अगर आपका एसी का वैल्यू पॉजिटिव अगर आ जाता है तो इट इंडिकेट दैट मोर पावर इज फ्लोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एरियाज, मतलब इस कंट्रोल एरिया से ज़्यादा पावर का फ्लो हो रहा है, मोर देन द शेड्यूल, जितना आपका शेड्यूल था उससे ज़्यादा आपका पावर फ्लो हो रहा है। मतलब उस एरिया में जितना भी पावर प्लांट है वो ओवर जनरेट कर रहा है, तो वहाँ से जो सिस्टम में जो सिस्टम ऑपरेटर, दिस वैल्यू टेल्स द सिस्टम ऑपरेटर दैट द पावर प्लांट इन दैट एरिया जनरेटिंग मोर पावर देन द शेड्यूल, और उसको एक कमांड एजेंसी उस एरिया के जो भी एसआरएस सर्विस प्रोवाइडर उसको कमांड भेजेगा कि अपना जनरेशन को थोड़ा रैंप डाउन कर लीजिए, आप ओवर जनरेट कर रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव एसी आता है, मीन्स अगर किसी कंट्रोल एरिया का अगर एरिया कंट्रोल एरर पॉजिटिव आ रहा है, इट टेल्स दैट द पावर प्लांट जो एसआरएस प्रोवाइडर इन दैट एरिया आर जनरेटिंग मोर पावर देन द शेड्यूल, और एजीसी क्या करेगा, जितना भी एसआरएस प्रोवाइडर है सबको कमांड भेजेगा टू रिड्यूस देयर पावर आउटपुट। ओके, अगर आपका इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो क्या बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा कि द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसी टेल्स दैट द एरिया इज इंपोर्टिंग मोर पावर देन द शेड्यूल, मीन्स उस पार्टिकुलर एरिया में जो भी पावर प्लांट है वो अंडर जनरेट कर रहा है। तो उसका जो एजीसी जो होगा उस एरिया का, वो जितना भी आपका एसआरएस प्रोवाइडर है, जो भी पावर प्लांट एसआरएस प्रोवाइडर है, उसको कमांड भेजेगा टू रेज देयर पावर आउटपुट, मतलब आप रैंप अप कीजिए, जनरेशन को थोड़ा बढ़ाइए, आप ज़्यादा पावर इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आपको जितना इंपोर्ट करना चाहिए था शेड्यूल सा उससे ज़्यादा आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उस कंट्रोल एरिया में, जो कि हर कंट्रोल एरिया में तो अपना क्या है, पावर जनरेटर है, अपना डिमांड है, तो उस कंट्रोल एरिया में जितना भी पावर प्लांट है जो एसआरएस प्रोवाइडर बन चुका है उसको एक सिग्नल भेजेगा टू रेज देयर लोड, आउटपुट को बढ़ाइए। फ्रेंड, एरिया कंट्रोल एरर में आपका दो कंपोनेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, एक ये कंपोनेंट है और एक आपका ये कंपोनेंट है। ये इस कंपोनेंट को कहते हैं टाई लाइन डेविएशन, ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट। ठीक है, देखिए टाई लाइन डेविएशन मतलब समझ गए कि जितना आपका शेड्यूल था, शेड्यूल मतलब प्री एग्रीड अमाउंट था, और एनआईए मतलब कितना हो गया, आप एक्चुअल में कितना पावर इंटरचेंज कर रहे हैं बिटवीन द टू कंट्रोल एरियाज। इसके बीच जो अगर डेविएशन आता है उसको हम लोग टाई लाइन डेविएशंस कहते हैं। कि आपका जैसे मान लीजिए कि आपका +50 एक्सपोर्ट करना था, कंट्रोल एरिया ए से कंट्रोल एरिया बी को 50 मेगावाट आपको एक्सपोर्ट करना था, ये आपका शेड्यूल था, लेकिन एक्चुअल में ये 100 मेगावाट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो टाई लाइन डेविएशन कितना हो गया, एक्चुअल माइनस शेड्यूल 50 मेगावाट, तो आपका टाई लाइन डेविएशन हो गया। और एक होता है फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट, कि हर कंट्रोल एरिया का अपना अपना फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट होता है, और ये एफ ए क्या होता है, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी, जो कि पूरा इंटीग्रेटेड लार्ज इंटीग्रेटेड ग्रिड का जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है फ्रीक्वेंसी, और एफ एस मतलब होता है नॉमिनल, जो 50 हर्ट्ज हम लोग रखते हैं। तो इस कंपोनेंट कहते हैं फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट। देखिए ये जो टाई लाइन डेविएशन जो होता है ये कंट्रोल एरिया टू कंट्रोल एरिया वेरी करता है, ये कंट्रोल एरिया टू कंट्रोल एरिया आपका वेरी करता है, ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, हर कंट्रोल एरिया का अपना अपना होता है टाई लाइन डेविएशन। लेकिन ये जो फैक्टर आप देख रहे हैं, ये फैक्टर जितना भी कंट्रोल एरिया होगा सबका कॉमन होगा। जैसे मैं आपको एक सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट का जो आपको क्या बताया था, डिसेंट्रलाइज कंट्रोल करता है। ये भले ही आपका हर कंट्रोल एरिया का अपना होता है, बट ये जो फैक्टर है वो जितना भी कंट्रोल एरिया है वो आपस में इसी फैक्टर के थ्रू कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये इंटरकनेक्टेड कंट्रोल करता है बाय देयर फ्रीक्वेंसी बायस सेटिंग। फ्रीक्वेंसी बायस सेटिंग के तरफ से आपका जो एजीसी जो होता है वो एक्चुअली एजीसी हर एरिया का इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, बट इस फैक्टर के कारण क्या होता है, वो डिसेंट्रलाइज कंट्रोल करता है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिए कि आपका दो फैक्टर है, एक टाई लाइन डेविएशन, एक आपका फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट।
फ्रेंड, एरिया कंट्रोल एरर को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि एरिया कंट्रोल एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एफएस मतलब क्या है कि आपका जो नॉमिनल फ्रीक्वेंसी, जो फंडामेंटल सिस्टम फ्रीक्वेंसी आप कितना मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपका 50 हर्ट्ज, क्योंकि इंडिया में तो 50 हर्ट्ज ही है, आपका नॉर्थ अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, लेकिन इंडिया में आपका 50 हर्ट्ज है। उस एरिया का मतलब कि एक कंट्रोल एरिया ए है, मान लीजिए एक कंट्रोल एरिया ए है विच इज कनेक्टेड टू द लार्ज इंटरकनेक्टेड ग्रिड। इस एक कंट्रोल एरिया जो है वो लार्ज इंटरकनेक्टेड ग्रिड के साथ कनेक्टेड, ठीक है। तो इसका इस एरिया का जो कॉफिशेंट फिक्स जो आपका कॉफिशेंट है ना, जो आपका फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशेंट है वो -100 मेगावाट पर 0.1 हर्ट्ज है। तो ये 100 मेगावाट पर 0.1 हर्ट्ज का मतलब होता है कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी में डेविएशन अगर 0.1 हर्ट्ज का होता है तो ये 100 मेगावाट का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है। इसका इतना कैपेसिटी है, इस कंट्रोल एरिया का कैपेसिटी है कि अगर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 0.1 हर्ट्ज अगर ड्रॉप करेगा तो ये 100 मेगावाट इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशेंट हो गया। आपका NIS जो आपका शेड्यूल इंटरचेंज है वो +50 मेगावाट है। मीन्स आपका एरिया ए जो है वो अपना जो नेबरिंग इंटरकनेक्टेड एरिया को +50 मेगावाट एक्सपोर्ट करेगा। ये आपका शेड्यूल इंटरचेंज है कि एरिया ए जो है वो नेबरिंग कंट्रोल एरिया को 50 मेगावाट का आपका प्री एग्रीमेंट हुआ है कि 50 मेगावाट आपको देना है, ठीक है। केस फर्स्ट मानते हैं कि अभी आपका सिस्टम का फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज है। NIA मतलब जो नेट एक्चुअल इंटरचेंज जो हो रहा है वो भी आपका 50 मेगावाट ही हो रहा है। मतलब जितना शेड्यूल था उतना ही यह एक्चुअल में भी इंटरचेंज कर रहा है थ्रू द पावर टाई लाइन से भी 50 ही दे रहा है। तो अगर हम लोग उस कंडीशन में इस एरिया का अगर हम एरिया कंट्रोल एरर निकालेंगे तो फार्मूला आपका क्या है, NIA - NIS - B × FA - FS। कहीं कहीं यहाँ पे 10 लिखा रहता है। 10 इसलिए लिखा रहता है जो 0.1 है इसको अगर हम लोग हटा दें, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा फैक्टर। तो अगर हम इस कंडीशन में इसका निकालें तो 50 चूँकि एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर प्लस का साइन है मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, माइनस साइन अगर है तो वो इम्पोर्ट, ये साइन कन्वेंशन है। अगर किसी कंट्रोल एरिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो प्लस साइन होगा, अगर एरिया ए अगर इंपोर्ट कर रहा है पावर को तो माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो अभी तो चूंकि एरिया ए आपका एक्सपोर्ट कर रहा है तो 50 माइनस शेड्यूल कितना है आपका 50 इंपोर्ट है, 50 एक्सपोर्ट है तो प्लस साइन करेंगे, एक्सपोर्ट का प्लस साइन लेंगे, इंपोर्ट का माइनस साइन लेंगे। तो आपका 50 नेट एक्चुअल इंटरचेंज कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। शेड्यूल भी कितना था 50 माइनस मान लेते हैं 10 कर देते हैं, इसको 10 करके यहाँ पर लिख देते हैं 100। कॉफिशेंट था 50 - 50 क्या हो जाएगा 0, ये भी 0। टोटल एरिया कंट्रोल एरर क्या आ गया 0। तो यहाँ का ये आपका सबसे परफेक्टली एग्जांपल है कि इस एरिया का कंट्रोल एरर जो एरिया कंट्रोल एरर आपका 0 है। मीन्स जितना सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है, जितना आपका शेड्यूल था उतना ही आप इंटरचेंज कर रहे हैं और आपका सिस्टम का फ्रीक्वेंसी भी जो उसका जो नॉमिनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। आपका ये कंट्रोल एरिया यहाँ पे 0 आ गया। फ्रेंड केस 2 समझते हैं। अभी तक क्या था कि आपका एरिया ए इज एक्सपोर्टिंग 50 मेगावाट टू इट्स नेबरिंग कंट्रोल एरियाज। केस 2 में क्या होता है कि सडनली ए फैक्ट्री इन कंट्रोल एरिया ए स्टार्ट्स अप इंक्रीजिंग द डिमांड बाय 200 मेगावाट। कंट्रोल एरिया ए में कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, अचानक स्टार्ट होता है और लोड का जो डिमांड था उसको 200 मेगावाट इंक्रीज कर देता है। द इमीडिएट इंक्रीज इन डिमांड इज नॉट मेट बाय द कंट्रोल एरियाज एज पावर जनरेटर। तो अचानक जो लोड का इंक्रीज डिमांड बढ़ा तो कंट्रोल एरिया ए में जो भी पावर जनरेटर है वो तुरंत लोड को तो इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा कि कंट्रोल एरिया ए ड्रॉ मोर पावर फ्रॉम इट्स नेबर। अब क्या हुआ कि जहाँ पे कंट्रोल एरिया ए अभी एक्सपोर्ट कर रहा था, अभी अब कंट्रोल एरिया क्या करने लगा कि नेबरिंग कंट्रोल एरिया से पावर को इंपोर्ट करने लगा, ठीक है। क्यों इंपोर्ट करने लगा? क्योंकि वो प्लस 50 मेगावाट अभी एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अभी अचानक इसका अपना डिमांड बढ़ गया प्लस 200 मेगावाट का। तो ये क्या किया कि ये कंट्रोल एरिया ए जो था वो दूसरे कंट्रोल एरिया से पावर लेना शुरू कर दिया। कितना पावर लेना शुरू कर देगा? -150 मेगावाट, क्योंकि 50 तो अपना था ही। 50 ये तो सरप्लस पावर था, तभी तो
दूसरे कंट्रोल एरिया को दे रहा था, ये एक्सपोर्ट कर रहा था कि अपना इसका अपना पावर जनरेटर था, अपना डिमांड था। तो इसका जो जनरेटर था वो प्लस 50 मेगावाट, जितना इसका डिमांड था उससे ज़्यादा प्लस 50 मेगावाट जनरेशन कर रहा था, और वही 50 मेगावाट दूसरे कंट्रोल एरिया को ये सप्लाई कर रहा था। अभी अचानक इसका 200 मेगावाट का अपना डिमांड बढ़ गया, तो प्लस 50 तो अपना दे ही रहा था, तो 200 जो अचानक डिमांड बढ़ा, तो दूसरा कंट्रोल एरिया से कितना ये इंपोर्ट करेगा, माइनस 150 मेगावाट ये इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो अब देखिए, अभी कंट्रोल एरिया ए एक्सपोर्टिंग कर रहा था, अब आपका ये अचानक से इंपोर्ट करने लगा, और इंपोर्ट कितना करेगा, माइनस 150 मेगावाट। तो अब हम अगला कंट्रोल एरर अगर निकालेंगे तो NIA, अभी NIA कितना हो गया, माइनस 150 माइनस 150, तो ये इंपोर्ट कर रहा है, तो माइनस सपोज कर लेते हैं ये आपका माइनस 150 आपका इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट करेगा तो माइनस साइन, माइनस कितना शेड्यूल था, 50 शेड्यूल था जो कि एक्सपोर्ट था, इसलिए हम लोग प्लस साइन करेंगे, प्लस 50 लेंगे, क्योंकि इसको तो एक्सपोर्ट करना था तो प्लस साइन, अगर इंपोर्ट ही करता तो फिर माइनस साइन लेते। तो ये आपका इंपोर्ट NIA क्या होगा, इंपोर्ट माइनस 100, माइनस NIS एक्सपोर्टिंग था तो प्लस। अभी आपका क्या है, माइनस 10 इंटू B, आपका फ्रिक्शन बायस कोएफिशिएंट क्या है, 100 था तो 100 ले लेंगे। और चूंकि आपका अचानक लोड का डिमांड बढ़ गया और सप्लाई आपका नहीं है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी मानते सिस्टम का ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करके कितना हो गया, F इक्वल टू 49.95 हर्ट्ज हो गया। तो इसको क्या करते हैं, 49.95 माइनस 50, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, माइनस 200 माइनस 1000 इंटू माइनस 0.05, ये होगा। तो माइनस 200 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 0.05, ये कितना हो जाएगा 50, मीन्स माइनस 150 मेगावाट। तो यहाँ पे देखिए आपका दो कंपोनेंट था ना, ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये आपका टाई लाइन डेविएशन है। टाई लाइन डेविएशन कितना है कि आपको प्लस 50 एक्सपोर्ट करना था, लेकिन हम उल्टा आपका 150 इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डेविएशन कितना हो गया, माइनस 200 का आपका डेविएशन हो गया। प्लस 50 भेजना था, हम लोग उल्टा 150 ले रहे हैं, तो टाई लाइन में डेविएशन कितना आ गया, 200 का। और ये जो डेविएशन, ये जो कंपोनेंट है डेविएशन का, ये होता है फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट का। फ्रीक्वेंसी बायस कंपोनेंट का डेविएशन कितना आ गया, प्लस 50। प्लस 50 का मतलब क्या होता है कि चूँकि आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ किया है तो आपको लोड बढ़ाना है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो लोड को घटाना है। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करे, सिंपल इसको समझिए, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है तो ये पूरा कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है तो ये कंपोनेंट आपको नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको इस कंट्रोल एरिया का एरिया ए का जो एरिया कंट्रोल एरर हुआ माइनस 150 मेगावाट है। तो इस कंट्रोल एरिया में जो AGC है वो जितना भी आपका सर्विस प्रोवाइडर या SRS सर्विस प्रोवाइडर है उसको कमांड भेजेगा कि भाई आपके एरिया में नेगेटिव AC आया है, मीन्स एरिया कंट्रोल एरिया का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब आप अंडर जनरेटिंग पावर प्लांट है, आप मेगावाट को इंक्रीज कीजिए। और वो AGC क्या करेगा कि जितना भी आपका SRS प्रोवाइडर है उस कंट्रोल एरिया में सबको कमांड भेजेगा, भाई आप लोड को बढ़ाइए। यहाँ पे एक चीज़ आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि इस कंट्रोल एरिया में कंट्रोल एरिया ए में मान लीजिए 5 SRS प्रोवाइडर है, तो उस सारे 5 SRS प्रोवाइडर में कितना कमांड भेजेगा। मान लीजिए कि 150 मेगावाट बढ़ाना है तो पांचों में क्या इक्वली भेजेगा, 30 का भेजेगा क्या, ये अलग अलग भेजेगा, तो अलग अलग भेजता है। ऐसा नहीं है कि सबको इक्वल कमांड देगा, इक्वल कमांड कभी नहीं देगा, ये हमेशा सभी पावर प्लांट को अनइक्वल कमांड देगा। तो ये कमांड कितना किसको देगा, इसके लिए हर पावर प्लांट का आपका NLDC जो होता है, जो सेकेंडरी रिस्पांस एंसिलरी सर्विस का जो नोडल एजेंसी है NLDC, वो हर पावर प्लांट का, हर सर्विस SRS प्रोवाइडर का कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर कैलकुलेट करता है, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका लोड का AGC लोड का डिस्ट्रीब्यूट करता है अमोंग द SRS प्रोवाइडर इन एनी पार्टिकुलर कंट्रोल एरिया में। कि मान लीजिए कि आपको किसी पार्टिकुलर एरिया में 300, जैसे यहाँ पे आपको क्या आया, इस कंट्रोल एरिया ए में आपको 150 मेगावाट लोड का डिमांड आया, ये SRS अप का डिमांड आया, भाई आप डिमांड बढ़ाइए।
आपका जो इस रीजन में जितना भी आपका पावर प्लांट है वो अंडर जनरेटिंग है, आप लोड बढ़ाइए। तो ये जो लोड बढ़ेगा वो किस प्लांट को कितना कमांड आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो होता है नॉर्मलाइज कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर पे, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से लोड का डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जनरली यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि नॉर्मलाइज कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक होता है रेट फैक्टर जो कि रैम्प अप रेट हो, हम लोग 1 मेगावाट मतलब मेगावाट पर मिनट, आप 1 मिनट में कितना मेगावाट बढ़ा सकते हैं। और सेकेंड कॉस्ट इनर्जी फैक्टर्स कि पर यूनिट जनरेशन में आपको कितना कॉस्ट लग रहा है। तो एजीसी उसी पावर प्लांट को ज़्यादा लोड देगा जिसका कि रैंप अप रेट ज़्यादा हो और इनर्जी फैक्टर कॉस्ट इनर्जी फैक्टर भी कम हो, मतलब 1 यूनिट जनरेशन में बहुत कम पैसा कंज्यूम हो रहा हो, उसी पावर प्लांट को ज़्यादा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन देगा, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको एसी आया -150, तो इस कंट्रोल एरिया का जो एजीसी होगा वो जितना भी इस कंट्रोल एरिया में आपका सर्विस एसआरएस प्रोवाइडर है सबको कमांड देगा कि टू रेज देयर आउटपुट, और लोड को बढ़ा के, और तब तक लोड को वो बढ़ाते रहेगा कि जब तक कि कंट्रोल एरिया ए 150 मेगावाट जो एक्सपोर्ट कर रहा था, मतलब इंपोर्ट कर रहा था, अब ये एक्सपोर्टर बन जाए। उस कंट्रोल एरिया में पावर प्लांट का लोड को बढ़ाते जाएगा एज पर देयर कैपेसिटी बढ़ाते जाएगा, और ये तब तक बढ़ाते जाएगा कि जब तक कि आपका कंट्रोल एरिया ए जो इंपोर्टर बन गया था आपका एक्सपोर्टर बन जाएगा। और जैसे ही आपका 50 मेगावाट एक्सपोर्टर बन गया, आपका सिस्टम का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, आपका 50 हर्ट्ज पहुंच जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा, सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्टिवेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एसआरएस, सेकेंडरी रिस्पांस एंसिलरी सर्विस। देखिए आप किसी भी कंट्रोल एरिया में, मान लीजिए कंट्रोल एरिया ए है, आपने इस कंट्रोल एरिया का एरिया कंट्रोल एरर निकाला, और इस कंट्रोल एरिया एरर के बेसिस पे इस कंट्रोल एरिया का जो एजीसी एक्ट करेगा, और इस कंट्रोल एरिया में जितना भी आपका एसआरएस प्रोवाइडर है सबको सिग्नल भेजेगा आइदर टू इंक्रीज और डिक्रीज द लोड इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ग्रिड फ्रीक्वेंसी। तो आपका एजीसी कब एक्टिव होगा, अगर मान लीजिए कि आप इस एरिया ए का ACE निकाला और इसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया है, जब तक किसी भी कंट्रोल एरिया का एरिया कंट्रोल एरर गोइंग बियॉन्ड द मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ±10 मेगावाट रखा गया है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक उस कंट्रोल एरिया का एजीसी एक्टिव मोड में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी कंट्रोल एरिया का अगर एरिया कंट्रोल एरर जब तक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट जो रखा है वो ±10 मेगावाट, जब तक इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा तब तक एसआरएस shall not be activated and deployed by the nodal agency in order to maintain or restore the grid frequency within the allowable band। तब तक उसको एक्टिव नहीं करेगा, तब तक कि एसआरएस प्रोवाइडर को एक्टिवेट नहीं करेगा, उसको सिग्नल नहीं भेजेगा। इस थ्रेशोल्ड लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेगा एजीसी एक्टिव मोड में आ जाएगा और एसआरएस प्रोवाइडर को कमांड सिग्नल भेजना शुरू कर देगा। और ये एजीसी का जो सिग्नल आएगा, जितना भी एसआरएस प्रोवाइडर है उसको जो सिग्नल भेजेगा एजीसी, हर 4 सेकेंड में आपको सिग्नल भेजता रहेगा, हर 4 सेकेंड में सिग्नल भेजेगा। और ये एसआरएस प्रोवाइडर का ये क्राइटेरिया है कि 30 सेकेंड में इस सिग्नल को तुरंत रिस्पॉन्ड कर दे और 10 से 15 मिनट में लोड को जितना कमांड भेजा है वो सबको अचीव कर ले और 30 मिनट तक लोड को होल्ड करे। ये एसआरएस का क्राइटेरिया है कि आपको सिग्नल चाहिए 4 सेकंड में आया तो 15 से 20 सेकंड में उसको सिग्नल पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। और आपका जितना उसका रैंप अप रेट है इसके हिसाब से मैक्सिमम है आपका 3 to 4 5 मिनट में वो आपका लोड को अचीव कर दे और ये 30 मिनट तक इस लोड को होल्ड करना होगा। ठीक है। दूसरा चीज़ और ये भी है कि जो आपका एसआरएस प्रोवाइडर होता है, एसआरएस प्रोवाइडर शैल अलाउ इट्स कंट्रोल सेंटर to follow the secondary control signal for SRS up or SRS down automatically without manual intervention। आपको जो NLDC है वो आपको SRS प्रोवाइडर को सिग्नल भेजेगा, सेकेंडरी लूप कंट्रोल सिग्नल का, वो ऑटोमेटिकली आपको कमांड आते रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। SRS प्रोवाइडर पावर जनरेटर को कुछ भी नहीं करना है,
ये ऑटोमेटिक आप देखिएगा +10, -10, +20, -2, +5 आपको मेगावाट ऑटोमेटिक आता रहेगा। आपको कुछ भी इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना है, ऑटोमेटिक एनालिसिस आपको कमांड भेजता रहेगा। तो फ्रेंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी एरिया का जो हम लोग एरिया कंट्रोल एरर निकालते हैं वो हर 4 सेकेंड में कैलकुलेशन होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार कैलकुलेट कर लिया उस पर काम चलता रहेगा, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपका चेंज करता रहेगा, प्लस माइनस तो आपका फ्रिक्वेंट चेंज करता है। ये क्या होता है कि आपका जो NIA है, आपका NIS है, आपका सिस्टम फ्रीक्वेंसी है, आपका कितना आपको फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखना, ये सब हर 4 सेकेंड में आपको अपडेट करते रहना है, आपको चेंज होता रहेगा। आपका शेड्यूल भी चेंज हो रहा है, आपका एक्चुअल पावर इंटरचेंज हो रहा है वो भी आपका चेंज हो रहा है, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी आपको चेंज हो रहा है। सिर्फ आपका FS कांस्टेंट है 50 हर्ट्ज, बाकी आपका सब चीज़ चेंज हो रहा है। तो हर 4 सेकेंड में ये सारा वैल्यू जो होता है वो आपका चेंज करता रहता है। इसलिए एरिया कंट्रोल एरर जो होता है वो हर 4 सेकेंड में चेंज होता रहता है। इसलिए AGC जो होता है हर 4 सेकेंड में उस पार्टिकुलर एरिया का AC को कैलकुलेट करेगा और AGC SRS प्रोवाइडर को कमांड भेजता रहता है हर 4 सेकेंड में। तो फ्रेंड इस पार्ट में आपने देखा कि ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल किस फैक्टर पे काम करता है, आपका फ्रीक्वेंसी बायस कॉफिशिएंट क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और एरिया कंट्रोल एरर क्या होता है, एरिया कंट्रोल एरर का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं और ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर AC का वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, AC का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। आपका जितना भी AGC है उसका जो प्राइम गोल, जो फंडामेंटल रोल क्या है कि किसी भी एरिया का जो एरिया कंट्रोल एरर है उसका वैल्यू को 0 करना ताकि आपका सिस्टम स्टेबल रहे। ठीक है, तो इस पार्ट में आपने ये देखा कि AC का क्या सिग्निफिकेंस है। इससे नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है, एक किसी भी कंट्रोल एरिया का आपका AC मान लीजिए 300 मेगावाट आया, तो AGC क्या करता है कि उस कंट्रोल एरिया का जितना भी सर्विस SRS प्रोवाइडर है सबको सिग्नल भेजेगा कि भाई आपका प्लांट जो है उसको 300 मेगावाट आप इंक्रीज़ कीजिए। लेकिन AGC किस प्रकार से उस 300 मेगावाट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमोंग द एग्जिस्टिंग SRS प्रोवाइडर, क्या सबको इक्वली तो दे नहीं सकता। तो एक फैक्टर्स होता है कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर, एक नॉर्मलाइज कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर होता है जो कि एनालिसिस कैलकुलेट करता है फॉर ईच एंड एवरी SRS प्रोवाइडर का, एंड बेस्ड ऑन द normalized customs participation factor of each and every plant, AGC distribute the SRS up requirement among the all SRS providers, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से AGC जो आपका लोड का रिक्वायरमेंट होता है, SRS का रिक्वायरमेंट होता है, किस प्रकार से SRS प्रोवाइडर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसका मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर कुछ भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।